हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। कामनी, तुम्हें कितनी बार कहा है, पैरों में दर्द है तो सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो। छत पर जाने की ज़रूरत ही क्या है। कपड़े सुखाने के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं छत पे कपड़े डाल जाया करूँगा। तुम पैरों को तकलीफ़ मत दिया करो, उमाकांत जी ने अपनी पत्नी से कहा। आप तो बस बातें बनाना जानते हैं, जब भी किसी काम को कहती हूँ तो भूल जाते हैं। कितनी दफ़ा कहा है ममता को वापस बुला लेते हैं, पर आप है कि मानते ही नहीं। ममता मेरे काम को कितना बोझ हल्का कर देती थी और काम भी बिल्कुल सफाई से करती थी। उसकी जैसी दूसरी घरेलू सहायिका ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उसने थोड़े पैसे ही बढ़ाने को कहा था। बढ़ा देते आप। अब इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाता। ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां अकड़ जाती हैं। इस उम्र में भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से मेरी आपको चिंता भी है, यह जता भी रहे हैं। अगर आपको सही मायने में मेरी चिंता है तो ममता को उसकी मनमाफिक पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। कामनी जी ने खींचकर कहा। कम्मो, मैं दूसरी सहायिका ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। ममता वैसे भी हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रही थी। एक ही सहायिका को ज़्यादा दिन घर पर काम में नहीं रखना चाहिए, वो भी रुपयों के लिए कितना चिक-चिक करके गई है। ज़माना कितना ख़राब है, हम अखबार में रोज़ कितनी खबर पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति की नौकरों ने हत्या कर दी। कम्मो, हमें हमारी सुरक्षा खुद रखना है। हम भी अकेले ही रहते हैं और तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास मत कर लिया करो। हम तो अपने ही खून से विश्वासघात झेले हुए हैं, किसी पराये पर विश्वास कैसे करें। कहने को तो 4 बेटे हैं, पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चारों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि बड़े अफसर बन जाएं, पर आज देखो मन बहुत कुंठित हो जाता है कि हमारे अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। यह कैसी विडंबना है। कम्मो, बचपन में हम जिन बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं आने देते थे, वो हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख हमें नहीं दिया। यह हमारे ही पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। कहते हुए उमाकांत जी की आंखों में झलझलाकर आंसू बहने लगे। कामनी जी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में लेकर आ गए, बिस्तर पर बैठा दिया और अपने आप भी उनके पास बैठ गए। अपने पति को इस तरह रोते हुए देखकर वो भी रोने लगी। आप अपना मन मत दुखी करिए, हमारे कष्ट की कहीं सुनवाई नहीं होने वाले। हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। यह क्या कम है? जिन दंपति के कोई संतान नहीं होती, वे भी तो अकेले रहते हैं। कामनी जी ने उमाकांत जी का हाथ पकड़ते हुए ढांढस बांधते हुए कहा। उमाकांत जी कहने लगे, कितने आराम से हम अपने चारों बेटों के यहाँ गए थे और चारों ने ही हमारा कितना अपमान किया है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हम बच्चों के यहाँ जाने की खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे। कितने खुश थे हम दोनों। सोचा था बच्चे हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और हम चारों बेटों के यहाँ बारी बारी करके रहेंगे और बच्चों के साथ खूब मज़े करेंगे। परंतु चारों ने जो किया वह मैं आज तक नहीं भूला हूँ। बात करते करते दोनों पति पत्नी अपने अतीत में खो जाते हैं। कम्मो, जरा ये भी तो रखो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम यहीं भूल रही हो। उमाकांत जी ने अपने चारों बेटों के लिए बेसन के लड्डू डिब्बे में अलमारी से उठाकर पत्नी को दिए, जो दोनों पति पत्नी ने बहुत प्यार से बनाकर अलमारी में रख दिए थे। अरे हाँ जी, धत तेरी की, ये तो मैं यहीं भूल जाती हूँ। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया जी। कामनी जी ने सामान पैक करते हुए कहा तो उमाकांत जी ने डिब्बे कामनी जी को थमा दिए। कामनी जी ने चारों डब्बे सामान में पैक कर लिए।
सारी पैकिंग लगभग हो ही गई थी। बस अपने पोतों पोतियों के लिए उपहार रखने थे, वो भी रख लिए थे। तो सारी पैकिंग पूरी हो गई। पैकिंग करने के बाद दोनों आराम से लेट गए। काफ़ी देर हो गई, किंतु सुबह जाने का सोचकर आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों माता पिता अपने बच्चों से मिलने की इतनी खुशी थी कि आंखों से नींद गायब हो गई थी। दोनों अपने बच्चों के बचपन की बातें याद करते रहे और फिर नींद में डूब गए। सुबह सवेरे उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाया और सब सामान लेकर दोनों निकल पड़े। सफ़र में भी सोच सोचकर बहुत उत्साहित हो रहे थे। ट्रेन कहीं रुक जाती तो सोचते काश समय पर लग जाए और हम उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। जैसे ही सफ़र पूरा हुआ, ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन से उतरकर दोनों बुजुर्ग स्टेशन पर बैठ गए, इसी इंतज़ार में कि उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। फ़ोन तो कर दिया था, बोल रहा था आप आ जाइए, मैं स्टेशन पर ही मिलूँगा, पर यहाँ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कामनी जी ने इधर उधर देखते हुए कहा तो उमाकांत जी कहने लगे, मैं एक बार फिर फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उमाकांत जी ने बेटे को फ़ोन लगाया तो बेटा बोला, पापा आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो घर तक आने में क्या दिक्कत है? बेटा हमारे पास सामान भी तो है। तो क्या हुआ पापा, आप घर से निकलते हुए एक शहर से दूसरे शहर भी तो आ गए हैं, यहाँ भी वैसे ही आ जाइए। और इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। चलो कामनी, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। दोनों बुजुर्ग उदास चेहरा लिए हुए घर तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, किंतु उनके घर पहुंचने पर किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। बेटा बहू पोता पोतियाँ सब अपने अपने काम में मग्न थे। खाना तैयार था तो बहू ने खाना लाकर खिला दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। बेटे ने माता पिता से दो चार बातों से ज़्यादा नहीं की। माता पिता ने बेसन के लड्डू का डिब्बा दिया तो बेटे को ज़्यादा खुशी नहीं हुई और अपने काम के लिए निकल पड़ा। पोता पोतिया तो जैसे दादा दादी को जानते ही ना थे, अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में लगे रहे। दोनों बुजुर्ग को बड़े बेटे के यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे, किंतु उनके होने या न होने से उस घर में किसी पर रत्ती भर फर्क ना पड़ा था। दोनों ने 3 दिन बाद एक पत्र छोड़कर घर से निकल पड़े, जिसमें लिखा था, बेटा तुम लोग बहुत अधिक व्यस्त हो, हमारे लिए तुम्हारे पास जरा सा भी समय नहीं है, तो हमने अब बस जाने में ही भलाई समझी। पत्र पढ़कर भी बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों माता पिता बड़े बेटे के यहाँ से निकलकर बड़े बेटे से छोटे बेटे के घर के लिए निकल पड़े, जो दूसरे शहर में था। दोनों फ़ोन करने के बजाय सीधा घर पहुँच जाते हैं, किंतु वहाँ बेटे बहू को पता नहीं होता कि माता पिता आने वाले हैं, क्योंकि बड़े बेटे ने फ़ोन करके बता दिया था। जब दोनों घर पहुँचे तो बेटा तो खुश हुआ, परंतु बहू के बड़े नाक मुंह बन गए। यह देखकर दोनों माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। बेटे ने अपनी पत्नी को खाने में माता पिता के मनपसंद के खाना बनाने को कहा तो बहू ने कहा कि मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मम्मी जी आ ही गई हैं ना, अब खुद ही बना लेंगे, क्या पकाना है। कामनी जी ने भी प्यार से कहा, हाँ बेटा मैं बना लूँगी। कामनी जी ने अपने बेटे को बेसन के लड्डू का डिब्बा दिया तो बेटा बहुत खुश हुआ। दोनों माता पिता अपने बेटे को खुश देखकर बड़े खुश हुए और भगवान का शुक्र अदा किया, चलो बेटा तो खुश हुआ। इसी खुशी के कारण कामनी जी ने खाना बनाने में लग गई, किंतु बूढ़ी हड्डी में इतनी जान कहाँ होती है कि सफ़र भी करें और फिर खाना भी पकाओ। कम्मो तुम रहने दो, खाना मत बनाओ, इतनी हिम्मत कहाँ है अब तुम्हारे अंदर, मैं देख लेता हूँ, बाहर से कुछ ले आता हूँ। नहीं जी, बाहर से क्यों लाओगे आप, हम बेटे के घर आए हैं, क्या सोचेंगे, मैं बना लूँगी, आप आराम कर लीजिए।
नहीं नहीं, मैं भी काम में हाथ बटाऊंगा। तुम अकेले क्या क्या करोगे? दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर आकर भी काम में लग जाते हैं। बेटे को खुश देखकर बस उनके शरीर में खून बढ़ जाता है, चाहे खाना खुद ही क्यों ना बनाना पड़े। बेटे को पता था कि माता पिता आने वाले हैं, तब भी खाना तैयार नहीं किया। दोनों माता पिता ने खाना तैयार कर लिया तो बेटा बहू ने भी मज़े मज़े से खाना खाया। सब खाना खाकर आराम करने लगे। बेटे ने माता पिता से खूब बातें की जो बहू को हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने पति को बुलाकर इसी बात पर झगड़ा करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब दोनों माता पिता के कानों में बात पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद झगड़ा खत्म हुआ तो दोनों माता पिता ने भगवान का शुक्र अदा किया, किंतु यह आज का हुआ ड्रामा नहीं था। अगले दिन भी बहू ने ऐसा ही काम किया। बेटे ने नौकरी पर जाते हुए बहू से झगड़ा किया और आने के बाद भी झगड़ा करना शुरू कर दिया और काम भी सास से ही करा रहे थे। दोनों माता पिता इस बात से घबरा चुके थे कि शायद हमारा आना बहू को खटक रहा है। दोनों इस बात को समझ रहे थे। बेटा माता पिता की जरा से भी बात करता तो बहू बेटे से लड़ाई करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके थे। फिर 4 दिन बाद दोनों माता पिता ने जाने का फैसला कर लिया। बेटे से जाने के बारे में कहा तो बेटे ने रोकने की कोशिश की तो माता पिता ने रुकने से इनकार कर दिया और कहने लगे, बेटा हम बोझ बन गए हैं शायद तुम्हारे ऊपर। बहू को आराम और शांति चाहिए, उसे आराम और शांति लेने दो। हमारा क्या है, हम तो बस ऐसे ही 2-4 दिन के लिए आए थे। इतना कहकर इस बेटे के घर से भी निकल पड़े। घर से निकल गए। दोनों माता पिता ने तीसरे बेटे के लिए ट्रेन पकड़ी और बेटे के यहाँ पहुँच गए। दोनों बेटों के यहाँ रहने का अनुभव उनका कुछ अच्छा नहीं रहा था। घर जाने से पहले फ़ोन इसलिए नहीं किया कहीं बेटा भी बड़े बेटे की तरह स्टेशन पर आने के लिए मना न कर दे, इसीलिए वह बिना बताए ही बेटे के यहाँ पहुँच जाते हैं। बेटे के यहाँ पहुँचते पहुँचते रात का समय हो चुका था। बेटे के घर के बाहर पहुंचकर जब उमाकांत जी घर की डोरबेल बजाते हैं तो बहुत देर बाद बहू दरवाज़ा खोलती है। अपने सास ससुर को देखकर बहू भौचक्की रह जाती है। उसे पता नहीं था कि उसके सास ससुर आने वाले हैं, क्योंकि उसे दूसरे बेटे ने फ़ोन नहीं किया था। बहू सास ससुर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। बहुत देर तक तो दोनों सास ससुर को दरवाजे पर ऐसे ही देखती रहती है, अंदर आने के लिए भी नहीं कहती है। तभी बेटे की अंदर से आवाज़ आती है, अरे सीमा, कौन था गेट पर? कौन आया है? जो भी आया है उसे मना कर दो कि बाद में आए, क्योंकि अब हमें देर हो रही है निकलने के लिए। बहू के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है तो बेटा खुद ही बाहर आकर देखता है। अपने माता पिता को देखकर वह भी भौचक्का रह जाता है। बेटे को भी अपने माता पिता को देखकर जरा सा भी खुशी नहीं होती, उल्टा अपने माता पिता को ही कहता है, अरे माँ बाबूजी, आप दोनों, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। ऐसे बिना बताए आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इस पर उमाकांत जी कहते हैं कि बेटा, हमने सोचा अपने बेटे के यहाँ ही तो जा रहे हैं, इसीलिए हमने बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम लोग कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, हम लोग पार्टी में निकल रहे थे। अब आप आ ही गए हैं तो सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया है। बेटा भी माता पिता को अंदर आने के लिए नहीं कहता है और 2 बातें सुनाने लगता है। बेटा अपनी पत्नी से कहता है, बताओ प्रीति, अब क्या करना है? आप पहले ही निकलने के लिए लेट हो रहे हैं और अब यह दोनों आ गए हैं। राकेश के फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है तो प्रीति कहती है, हम तो निकल लेते हैं और यह दोनों आ ही गए हैं तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। मन मारकर बेटा और बहू उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं।
उमाकांत जी और कामनी जी अंदर आ जाते हैं, परंतु उन पर घड़ों पानी पड़ रहा था। दोनों बेटा बहू उन्हें छोड़कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उमाकांत जी उदास नज़रों से कामनी जी की तरफ देखते हैं। कामनी जी की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों माता पिता को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। दोनों किचन में जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा खाने का सामान नहीं मिलता है। फिर कामनी जी फ्रिज खोलकर देखती हैं तो उन्हें ब्रेड मिल जाती है। वे ब्रेड निकालती हैं और जैसे तैसे करके दोनों ब्रेड से अपना पेट भरते हैं। दोनों की कमरों में जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। वो दोनों वहीं ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। बेटा बहू पार्टी से लौटकर सुबह के 3 बजे आते हैं और आकर सो जाते हैं। उमाकांत जी और कामनी जी को बस थोड़ी बहुत देर के लिए ही नींद आती है। वह दोनों बेसन के लड्डू और उपहार जो बेटे के लिए लेकर आए थे रखकर अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर सबसे पहले नाश्ता करने के लिए होटल वगैरह ढूंढते हैं। बहुत दूर चलकर उन्हें एक होटल मिल जाता है। भूख बहुत तेज़ से लगी थी तो पहले पति पत्नी दोनों अच्छे से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों पति पत्नी चौथे बेटे के घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। तीनों बेटों का व्यवहार देखकर उनका चौथे बेटे के यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, परंतु दोनों सोचते हैं कि अब जब 3 बेटों को देख लिया है तो अब चौथे बेटों को भी देख लूं। मन में यह मलाल तो नहीं रह जाएगा कि चौथे बेटे के यहाँ नहीं गए थे, क्या पता वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता हो। यही सोचकर वो दोनों चौथे बेटे के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। लंबा सफ़र करके दोनों पति पत्नी स्टेशन पर उतरते हैं। पहले सफ़र के बाद उन्हें आराम नहीं मिलता था, अब दूसरा सफ़र करना पड़ गया था, इसीलिए अब वो दोनों थककर चूर हो चुके थे। किसी भी तरह घर जल्दी से पहुंचकर दोनों आराम करना चाहते थे, परंतु मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस बेचैनी को लिए हुए थके हारे वो दोनों अपने सबसे छोटे बेटे के यहाँ पहुँच जाते हैं। बेटे के घर पहुँचते पहुँचते दोनों को रात के 8 बज चुके थे। बेटा बहू दोनों ही नौकरी करते हैं तो इस समय तक तो बेटा बहू घर आ गए होंगे। यही सोचकर दोनों बिना बताए ही पहुँच जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं तो कुछ देर बाद बेटा गेट खोलता है। अपने माता पिता को अचानक देखकर बेटा खुश हो जाता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और आदरपूर्वक माता पिता को अंदर बुलाता है। बहू भी अंदर से निकल कर आती है तो दोनों सास ससुर को देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों प्रणाम करके चरण स्पर्श करती हैं। दोनों बेटा बहू सास ससुर के सफ़र के बारे में पूछते हैं कि कैसा रहा। उसके बाद बेटा बाहर से खाने के लिए ऑर्डर कर देता है, क्योंकि दोनों बेटा बहू भी आधा घंटा पहले ही घर आए थे और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। कामनी जी बेटे बहू को बेसन के लड्डू का डब्बा देती हैं तो बेटा और बहू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद बेटा और बहू कहते हैं कि मम्मी पापा जी, हम दोनों को 15 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। आपको तो पता है कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके लिए हम दोनों को ही बाहर जाना है। हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। आप दोनों हम दोनों के बिना यहाँ क्या करेंगे? फ़िलहाल आप दोनों घर वापस चले जाइए। जब हम दोनों आ जाएंगे तब आप दोनों फिर आ जाइएगा। उमाकांत जी और कामनी जी जो बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत खुश हो रहे थे, उनकी खुशी एक ही मिनट में छूमंतर हो गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और बेटे बहू से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ ही सुबह निकल जाएंगे।
अभी तुम दोनों के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर बाद में आ जाएंगे। यह सुनकर बेटा और बहू खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उमाकांत जी उदास नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगते हैं। कामनी जी उमाकांत जी का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर सांत्वना देती हैं और दोनों पति पत्नी उदास होकर चुपचाप सोने के लिए लेट जाते हैं। दोनों का सफ़र में थककर बुरा हाल था और अगले ही दिन घर के लिए सफ़र पर निकलना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, परंतु वो कर भी क्या सकते थे। अभी तो सफ़र की थकान से बुरा हाल था और बेटा बहू ने उन्हें घर वापस जाने के लिए अपना फरमान सुना दिया था। सुबह को फिर से सफ़र पर जाने की स्टेशन में दोनों पति पत्नी को ठीक से नींद भी नहीं आती है। थके हारे ही वे सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बेटा बहू उन्हें नाश्ते के लिए रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं, परंतु वो मना कर देते हैं कि उन्हें भूख नहीं है और घर से बाहर आकर पहले ही किसी होटल में नाश्ता करते हैं। फिर अपने घर की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने घर वापस आकर चैन की सांस लेते हैं। दोनों माता पिता कितनी खुशी खुशी अपने बच्चों के यहाँ गए थे, परंतु चारों बेटा बहू उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। चारों बेटा बहुओं के व्यवहार से उनके हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। दोनों के हृदय बहुत आहत थे। वह अपने जीवन में कभी भी बेटों के यहाँ नहीं जाने का निर्णय कर लेते हैं। यह बातें उन्हें कभी भी नहीं भूलती थी। जब भी उन्हें यह बातें याद आती थी तो वो दोनों पति पत्नी रोने बैठ जाते थे और एक दूसरे को सांत्वना देकर चुप कराते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। उमाकांत जी को भी सब कुछ याद आ रहा था और वो रोने लग गए थे। उन्हें रोता देखकर कामनी जी भी रोने लगी थी। दोनों पति पत्नी अतीत से बाहर आते हैं और कामनी की उमाकांत जी से कहती हैं, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कामनी जी बहाने से उठकर किचन में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और अगर वह अपने पति के सामने होती तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख होता। कामनी जी किचन में चाय बनाने के लिए आ गई और किचन में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जैसे तैसे कर आंसुओं को पोंछकर चाय बनाने के लिए खड़ी हुई, परंतु चाय बनाते समय भी कामनी जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। मन ही मन यह सोचकर वेदना और बढ़ गई थी कि शादी के 6 साल बाद भगवान ने उनकी गोद भरी। उसके बाद 4 बेटों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर जिसे वह सौभाग्य समझ रहे थे असल में वह उनका दुर्भाग्य निकला। ये कैसी विडंबना है कि संतान की सुख के लिए जवानी में तड़पे और बुढ़ापे में उनके प्यार और अपनेपन के लिए तरसे। इससे अच्छा तो निसंतान ही रहे। शायद हमारे जीवन की यह परीक्षा अंतिम सांस तक चलती रहेगी। कामनी जी ने बड़े जतन से खुद को संभाला और चाय बनाकर उमाकांत जी को दी। दोनों पति पत्नी चाय की चुस्कियाँ संग अपने गम को खुशियों में परिवर्तित करने की कोशिश करने लगे, परंतु औलाद के दिए हुए जख्म आसानी से नहीं भरते हैं। कृपया करके अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़िए। समय बड़ा बलवान है। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही आपकी संतान आपके साथ भी करेगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, यही नियति का नियम है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।